नमस्कार साथियों, मैं राजेंद्र सावा, व्याख्याता राजनीति विज्ञान, आपका इस YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। एक छोटी सी रिक्वेस्ट और करता हूं आपसे, यदि आपको जानकारी अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों के साथ चीज़ें शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। आज हम चर्चा करने वाले हैं एक ऐसे मुद्दे की जो भारत की राजनीति में बहुत ही ज्वलनशील मुद्दा है दोस्तों। हाल ही में कल गुजरात विधानसभा के द्वारा एक विधेयक पारित किया गया और वो बिल था दोस्तों समान नागरिक संहिता का। ध्वनि मत से पारित किया गया और इसके बाद में जो समान नागरिक संहिता का मुद्दा है एक बार फिर राष्ट्र की केंद्रीय राजनीति में प्रमुख हो गया है दोस्तों। तो हम चर्चा करने वाले हैं कि समान नागरिक संहिता क्या है, क्या भारत को इसकी आवश्यकता है और यदि ये लागू हो गया तो वर्तमान जो भारत में विविधता में एकता वाला समाज है उस पे क्या इफेक्ट आने वाला है, जनजातियों पे क्या इफेक्ट आएगा, मुस्लिम समाज पे क्या इफेक्ट आएगा और कौन कौन सी अच्छी चीजें हो सकती है, इन सब मुद्दों के बारे में हम चर्चा करेंगे। आप जुड़े रहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं समान नागरिक संहिता की। यूनिफॉर्म सिविल कोड। अब हम बात करते हैं दोस्तों यूसीसी है क्या एक्चुअल में। सबसे पहले इसकी परिभाषा देखते हैं। यूसीसी क्या है? यूसीसी एक ऐसा कानून है जो सभी धर्मों, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी के नागरिकों पर समान रूप से लागू होगा, जो कि विवाह, तलाक, विरासत, उत्तराधिकार और लिव इन रिलेशन जैसे मामलों में समान रूप से लागू होने वाला एक कानून है। वर्तमान स्थिति क्या है? अभी सभी धर्मों में अलग अलग पर्सनल लॉ बने हुए हैं। जैसे बात करें हम हिंदुओं के लिए, हिंदू मैरिज एक्ट 1955 बना हुआ है, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 बना हुआ है, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 बना हुआ है, जो कि हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन चारों धर्मों के लोगों पे या अनुयायियों पे लागू होता है। क्योंकि भारत के संविधान या विभिन्न अधिनियमों में कहा गया है कि सिख, बौद्ध, जैन भी किस में इंक्लूड होंगे, हिंदू धर्म के अंदर या हिंदू धर्म के अनुयायी के अंदर, या जो भी कानून है वो इन पे भी लागू होंगे दोस्तों। तो ये सब बातें की गई है। अब हम बात करते हैं मुसलमानों के लिए क्या बना हुआ है। तो मुसलमानों के लिए दोस्तों मुस्लिम पर्सनल लॉ, जो कि शरीयत पे बेस है। किस पे बेस है? शरीयत पे बेस है मुस्लिम पर्सनल लॉ, जो कि 1937 में ब्रिटिश सरकार के द्वारा बनाया गया था, जिसमें पोलीगेमी, निकाह हलाला और मेहर जैसी जो प्रचलित परंपरा है वो उनको मान्यता दी गई है। सबसे पहले पोलीगेमी क्या है इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। पोलीगेमी है दोस्तों, एक व्यक्ति एक से अधिक विवाह कर सकता है, एक से अधिक विवाह कर सकता है। जैसे मुस्लिम पर्सनल लॉ के अकॉर्डिंग एक जो मुस्लिम पुरुष है वो 4 शादियां कर सकता है। तो ये क्या है? ये महिला अधिकारों के खिलाफ है और इसलिए इनका विरोध भी हो रहा है दोस्तों। अब उसके अलावा निकाह हलाला। निकाह हलाला क्या है? निकाह हलाला एक ऐसी व्यवस्था है मुस्लिम समुदाय में, यदि कोई व्यक्ति अपने पत्नी को, यदि कोई पुरुष अपनी पत्नी को तलाक देता है, तलाक ए बिदत। तलाक के 3 रूप हैं, तलाक ए हसन, तलाक ए एहसन और तलाक ए बिदत। तलाक ए बिदत सबसे बुरा और बिगड़ा हुआ रूप है, जो 2017 के बाद में भारत में भी क्या हो गया है? बैन हो गया है दोस्तों। तो अब इस निकाह हलाला के तहत क्या होता है? ए व्यक्ति है, ए पुरुष है और इसने बी के साथ क्या किया है? विवाह किया है। क्या किया है? विवाह किया है। और कुछ समय बाद में क्या हो जाता है? इनका तलाक हो जाता है। क्या हो जाता है? तलाक हो जाता है। लेकिन कुछ समय बाद में इनके दिमाग में एक चीज़ आती है। क्या चीज़ आती है? कि यार हम काफ़ी दिनों से अलग रह लिए और अब क्या करें? अब वापस से पुनः विवाह करना चाहते हैं। क्या चाहते हैं? पुनः विवाह करके साथ रहना चाहते हैं। क्योंकि एक बार तलाक हो गया तो फिर ऐसे तो कोई साथ रह नहीं सकते, क्योंकि हाथी का बाड़ा तो है नहीं कि जब चाहे तब आ जाएंगे। तो क्या करना पड़ेगा? विवाह करना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों इस निकाह हलाला की व्यवस्था के तहत ये बी महिला है, ये पहले किसी सी से इसको क्या करना पड़ेगा? विवाह करना पड़ेगा, शादी करनी पड़ेगी। और इस सी से विवाह करने के बाद में क्या करेगा? सी से ये क्या लेगी? तलाक लेगी। क्या लेगी? सी से तलाक लेगी। और सी से तलाक लेने के बाद में पुनः क्या करेगी? ए से शादी होगी इसकी। तो ये कितनी कठिन व्यवस्था है, जो कि पूरी की पूरे तरह से महिला अधिकारों या फिर महिला पुरुष समानता के अधिकार का वॉयलेंस है। क्योंकि इसमें महिला एक वस्तु, ऑब्जेक्ट बन गई है कि एक व्यक्ति है वो अपनी मर्जी से इसको तलाक देता है और फिर दोबारा इससे शादी करने के लिए इसको दूसरे व्यक्ति, तीसरे व्यक्ति से शादी करनी पड़ रही है और उससे बाद में तलाक लेनी पड़ रही है। तो ये क्या ऑब्जेक्ट बन गई है? तो यूज की वस्तु बन गई। तो ऐसी सिचुएशन में इस निकाह हलाला व्यवस्था के भी खिलाफ हो जाएगा। अपना पर्सनल लॉ जो ये पर्सनल लॉ है इसमें इसको मान्यता दी गई है। इसके अलावा मेहर की बात करें, मेहर विवाह के दौरान, विवाह होता है जब, उस दौरान पति के द्वारा पत्नी को दी गई कुछ सुविधाजनक एक सम्मान के रूप में एक राशि होती है जिसको मेहर बोलते हैं। इसके अलावा ईसाई
ईसाइयों के लिए क्या है, इंडियन क्रिश्चियन मैरिज एक्ट बना हुआ है 1872 का, और इंडियन डिवोर्स एक्ट 1869 का बना हुआ है, जो कि अंग्रेजों के बने हुए कानून है, जिसमें चर्च के नियमों का क्या होता है, पालन होता है दोस्तों। इसके अलावा पारसी मैरिज एक्ट एंड डिवोर्स एक्ट 1936 में बना हुआ है, वो भी ये भी ब्रिटिश सरकार के टाइम का बना हुआ एक्ट है। तो ये भारत में अभी वर्तमान धर्मों में, सभी धर्मों में जो विवाह है या फिर उत्तराधिकार है या फिर तलाक है, इन सब के मुद्दे के अलग अलग मान्य नियम हैं, वो अलग अलग हैं दोस्तों। अब बात करें हैं कि भारत में यदि यूसीसी लागू होता है उसका संवैधानिक आधार क्या होगा। तो दोस्तों भारत का जो संविधान है उसका अनुच्छेद है 44, आर्टिकल 44, जिसमें जो कि नीति निर्देशक तत्व है, अपने डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, नीति निर्देशक तत्वों का जो अनुच्छेद है 44, उसमें ये कहा गया है कि भारत में राज्य, क्योंकि आप सभी को पता होगा नीति निर्देशक तत्व है, राज्य को मानने के लिए ये बाध्य तो कर ही नहीं सकता, क्योंकि ये तो निर्देश है कि राज्य नीति बनाते समय इन निर्देशों को ध्यान में रखेगा और ध्यान में रखकर ही कानून बनाएगा। तो ये तो एक मतलब निर्देश दिए गए हैं कि आप क्या क्या करोगे। ये आप सुप्रीम कोर्ट से जाके, ये न्याय योग्य नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से जाके आप इनको लागू नहीं करवा सकते। मौलिक अधिकार और डीपीएसपी में अंतर होता है दोस्तों, ठीक है। तो राज्य को पूरे भारत में यूसीसी लाने का प्रयास करना चाहिए। ये फंडामेंटल राइट नहीं है, लेकिन सरकार के लिए महत्वपूर्ण मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में काम करता है। अब आप कहोगे सर जब संविधान लागू हो रहा था तो इसको मौलिक अधिकार क्यों नहीं बनाया, यहाँ क्यों रख दिया। तो इसका भी एक रीजन था, क्योंकि उस समय जो विभिन्न लोगों ने विरोध किया संविधान सभा में, और क्योंकि अपनी संविधान सभा की जो कार्यवाही थी वो सहमति पे आधारित थी, बहुमत पे आधारित तो काम करती नहीं थी। बहुमत पे काम करती तो कांग्रेस के पास उस टाइम बहुत ज़्यादा मेजोरिटी थी, तो वो चाहती वैसे करती थी, लेकिन सहमति से सारे निर्णय लिए गए। तो कुछ सदस्यों ने विरोध किया, विरोध करने से ये चीज़ें उस टाइम लागू नहीं की, कि आने वाले भविष्य पे छोड़ देते हैं, कि आने वाली सरकारों के लिए अगर उचित समय होगा तो वो यहाँ पर लागू कर देंगे। और आर्टिकल 44 में इसको क्या दे दिया, नीति के निर्देशक तत्व में रख दिया दोस्तों। इसके अलावा आर्टिकल 14-15 ये भी कहता है, आर्टिकल 14 समानता के अधिकार की बात करता है। तो भारत में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए अलग अलग कानून क्यों, क्योंकि सभी के लिए समान कानून होने चाहिए। फिर आर्टिकल 15 है, वो ये कहता है कि इसमें भी समानता की बात की गई है, और इसमें लिंग से जुड़ी हुई जो असमानताएं हैं उनको खत्म करने की बात की है। राज्य महिला और बच्चों के लिए विशेष कानून बना सकता है। तो जो पहले आपने विभिन्न धर्मों के जो कानून पढ़े हैं, जैसे मुस्लिम पर्सनल लॉ है, पारसी एक्ट है, या फिर हिंदू उत्तराधिकार नियम है, तो इन विभिन्न कानूनों के माध्यम से महिलाओं के अधिकारों का बहुत ज़्यादा वायलेंस हो रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करेगा राज्य, समानता के अधिकार को लागू करने के लिए यूसीसी इन्हें मजबूत करता है, जो कि धर्म, जाति, लिंग पर भेदभाव को समाप्त करने में सक्षम है दोस्तों। इसके अलावा आर्टिकल 25 है, ये भी इससे प्रभावित होगा। आर्टिकल 25 धर्म की स्वतंत्रता देता है, लेकिन सेकुलर एक्टिविटीज, शादी, तलाक, विरासत पर राज्य कानून बना सकता है। अब धर्म की स्वतंत्रता देता है, यहाँ पर एक मुद्दा ये आता है कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में जो मौलिक अधिकार है, यदि समान नागरिक संहिता लागू हुई तो फिर उस अधिकार का वायलेंस होगा। लेकिन दोस्तों उस अधिकार का वायलेंस कैसे होगा, क्योंकि ये तो व्यक्ति की गरिमा को और मजबूत करने के लिए, क्योंकि यूसीसी हम लेके आ रहे हैं, इसका पर्पस तो क्या है, व्यक्ति की गरिमा और समानता स्थापित करना है। तो ऐसी सिचुएशन में सेकुलर एक्टिविटीज जैसे शादी, तलाक, विरासत पे सभी के लिए एक जैसा कानून बनाने की बात करता है, तो ये उसका विरोधाभास नहीं करता है। इसके अलावा अनुच्छेद 246 और जो 7वीं अनुसूची है वो फिर से चर्चा में आ जाती है। आप सभी को पता होगा जो भारत के संविधान के जो 246 के तहत या 7वीं अनुसूची के तहत 3 सूचियां बनाई गई है अपने। एक तो क्या, कौन सूची बनाई गई है, केंद्र सूची बनाई गई है, एक राज्य सूची बनाई गई है, और एक कौन सी बनाई गई है, समवर्ती सूची बनाई गई है। ये 3 सूचियां भारत में बनाई गई है। केंद्र सूची पे कानून बनाने का कानून किसका होगा, संसद का होगा। राज्य सूची पे कानून कौन बनाएगी, राज्य विधानमंडल बनाएगा। सामान्यतः राज्य विधानमंडल बनाएगा, हालांकि यदि विवाद हो जाए तो ऐसी सिचुएशन में किसका कानून मान्य होगा, केंद्र का। या फिर अपनी जो राज्यसभा है वो एक ऐसा प्रस्ताव पास कर दे तो अगले 12 महीने के लिए राज्य सूची के विषय में भी कानून कौन बना सकती है, भारत की संसद बना सकती है। 2 या 2 से अधिक राज्य अगर रिक्वेस्ट करें केंद्र सरकार से कि इस विषय, राज्य सूची का विषय, इस पे आप कानून बनाओ, तो ये कानून बना सकती है। और इसके अलावा आपने समवर्ती सूची के बारे में देखा, समवर्ती सूची पे कानून बनाने का अधिकार दोनों सरकारों का होता है। उस पर राज्य सरकार भी कानून बना सकती है और केंद्र सरकार भी कानून बनाती है। जिस प्रकार शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है, इसलिए शिक्षा पे केंद्र सरकार भी कानून बनाती है। आपने केंद्रीय विद्यालय देखे, नवोदय विद्यालय देखें, तो इस प्रकार केंद्र सरकार भी कानून बनाती है और राज्य सरकार भी कानून बनाती है। और पीएम श्री विद्यालय तो आपने देख ही रखे। तो ये सारी बातें। इसके अलावा दोस्तों हम बात करें तो जो अनुच्छेद 246 है उसके तहत मैरिज, डिवोर्स,
सक्सेशन उत्तराधिकार, ये सारे किस सूची के विषय हैं? समवर्ती सूची के विषय हैं। और समवर्ती सूची पे कौन कानून बना सकता है? केंद्र व राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। तो ये सब चीज़ें इस वजह से, तो अब आपको समझ में आया होगा गुजरात उत्तराखंड ये कानून क्यों बना रहे हैं, क्योंकि राज्य भी इसमें कानून बना सकते हैं दोस्तों। अब इसके बाद में हम आगे चर्चा करते हैं। गुजरात में जो अभी एक्ट है उसका मुख्य मुद्दा क्या है? तो गुजरात विधानसभा ने 24 मार्च 2026 को 7-8 घंटे की बहस के बाद वॉइस वोट मतलब ध्वनि मत से यूसीसी बिल पास कर दिया। ये उत्तराखंड के बाद में यूसीसी पास करने वाला दूसरा राज्य बन गया है। अब जो गुजरात ने जो बिल पास किया है, इस बिल की क्या विशेषताएं हैं और क्या इसमें इसके मेरिट हैं और क्या डिमेरिट हैं, इन सब चीज़ों पे हम चर्चा करें। सबसे पहले बात करें इसमें प्रावधान क्या है। इसमें प्रावधान क्या गया है? इसमें पॉलीगैमी को पूरी तरह से क्या कर दिया गया है? बैन कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? पॉलीगैमी को बैन कर दिया गया है। अर्थात अब बहुविवाह प्रथा नहीं चलेगी। इसके अलावा निकाह हलाला को बैन कर दिया गया है। जो मैंने अभी बताया था कि मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ है ये कानून, उसका शोषण करता है, तो इसको बैन कर दिया गया है। इसके अलावा लिव इन रजिस्ट्रेशन क्या कर दिया गया है? अनिवार्य कर दिया गया है कि यदि आप लिव इन में रह रहे हो तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना पड़ेगा? 1 महीने के अंदर, 1 मंथ के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा? सरकार के तहत रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। ठीक है। इसके अलावा विरासत में समानता की बात करता है और ये भी कहता है कि यदि आपका विवाह हुआ है तो विवाह के 2 महीने के भीतर क्या करोगे? आप रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। उसके अलावा विवाह की न्यूनतम आयु भी तय करता है, जो कि 21 और 18 तय करता है, जो कि अपने पहले 1978 के कानून के तहत पहले भी तय है। इसके अलावा जबरन शादी या बिगामी पर दंड की बात करता है। यदि कोई किसी महिला को या किसी को बहला फुसला के जबरन शादी कराते हैं, उस पर भी दंड की बात करता है। तो ये गुजरात के द्वारा यूसीसी बिल लाया गया, इसका प्रावधान है। बहुविवाह बैन है, निकाला हलाला बैन कर दिया, रजिस्ट्रेशन लिव इन का रजिस्ट्रेशन 1 महीने में कराना होगा और इसके अलावा विरासत में आपको समानता देनी होगी। शादी का रजिस्ट्रेशन 2 महीने में होगा। विवाह की न्यूनतम आयु 21 और 18 है और जबरन शादी पे रोक लगाता है। अब इसमें ये जो बहुविवाह वाला है, ये सभी धर्मों में एक से अधिक विवाह पूरी तरह से वर्जित करता है। आपने देखा मुस्लिम पर्सनल लॉ 1937 है, उसमें क्या है? उसमें 1 से अधिक शादी वैध है, लेकिन इस यूसीसी बिल के बाद में वो चीज़ नहीं हो पाएगी। निकाह हलाला बैन, इस प्रथा को पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है। संबंध शुरू होने के 1 महीने के भीतर रजिस्ट्रेशन है। इसमें ये सारी बातें मैंने आपको बता दी है। यदि कोई जबरन शादी करता है तो 7 साल तक की कारावास का प्रावधान भी ये करता है। अब इसमें क्या महत्वपूर्ण छूट किसको दी गई है? इसमें एक आ गया है, जो अपने शेड्यूल्ड ट्राइब्स के भाई बहन हैं, वो मेन स्ट्रीम के समाज से अभी तक मतलब ठीक से जुड़े हुए नहीं है, लिंक नहीं हुए, मेन स्ट्रीम में नहीं आए हैं विकास की वो, इसलिए उनकी परंपरा और उनका जो कल्चर है उनका सम्मान करना जरूरी है। और ऐसी सिचुएशन में शेड्यूल्ड ट्राइब्स के समुदाय पर गुजरात में यूसीसी लागू नहीं होगा, उनके कस्टमरी राइट सुरक्षित रखे गए हैं। यही प्रावधान उत्तराखंड के यूसीसी में भी है, जो कि अपने शेड्यूल्ड ट्राइब्स के भाई बहन हैं उनके लिए ये विशेष प्रावधान करता है, उनको छूट देता है। अब यूसीसी के फायदे और नुकसान की बात करें कि इसके फायदे क्या हैं और इसके नुकसान क्या हैं, तो दोस्तों फायदे तो ये हो जाएंगे कि सबके लिए समानता, धर्म जाति लिंग भेद खत्म हो जाएगा। व्यक्ति चाहे किसी भी धर्म से आता हो, वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, वो ईसाई हो चाहे पारसी हो, वो शेड्यूल कास्ट हो शेड्यूल ट्राइब हो, कोई भी इसमें हालांकि शेड्यूल ट्राइब को छूट मिली है, चाहे ओबीसी हो चाहे जनरल हो, सबके लिए क्या है ये सब समानता लागू करने वाला कानून है। लेकिन इसमें एक नुकसान की बात क्या बोली गई है? इसके अलावा हम देखते हैं इसमें महिला सशक्तिकरण भी होगा। ट्रिपल तलाक, आपको मैंने बताया जो 3 तलाक का मुद्दा था, 3 तलाक इसमें पूरी तरह से बैन हो गए। बहुविवाह पॉलीगैमी ये बैन हो गया और असमान विरासत के कानून थे वो भी इसमें खत्म कर दिए गए। इसके अलावा राष्ट्रीय एकता और सेकुलरिज्म अपना मजबूत होगा, क्योंकि सभी धर्मों के लिए सभी लोगों के लिए हर मामले में कानून क्या होंगे 100% सही एक जैसे होंगे। तो जो भेदभाव होगा लोगों के मन में ये नहीं रहेगा कि यार इनको तो विशेष छूट दी हुई है हमें छूट नहीं दी हुई है। तो राष्ट्रीय एकता और सेकुलरिज्म मजबूत होगा। कानूनी सरलता, एक ही नियम होंगे और मुकदमे इसमें कम होंगे। युवा जोड़ों को लिव इन में कानूनी सुरक्षा मिलेगी, ये सब भी चीज़ें। लेकिन एक बात और बता दूं मैं, भारत में लगभग 98% केस ऐसे हैं जिसमें आप शादी विवाह के मामले छोड़ दो तो 98% मामलों में क्या है सबके लिए समान कानून है दोस्तों। क्या है?
समान कानून पहले से प्रचलित है। यूसीसी आने से 2% मामला है ये भी सही हो जाएगा, ऐसी संभावनाएं हैं। हालांकि इसके भी डिमेरिट्स हैं दोस्तों, क्योंकि आलोचक हैं वो तर्क देते हैं कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, उस पर असर का डर है। हालांकि असर का डर है, ये भी सही है। उसके अलावा सांस्कृतिक विविधता को खत्म होने की आवश्यकता है। भारत में जो विविधता में एकता वाला समाज है, तो अब सबके लिए सबके एक जैसे ट्रेडिशन नहीं है। विभिन्न जो जनजातियां हैं, विभिन्न समुदाय हैं, उनके सबके अलग अलग ट्रेडिशन है। तो आप उनमें हस्तक्षेप करके उनके सांस्कृतिक विविधता खत्म करके सबके एक ही तुला से माप रहे हो, तो ये तो कोई मापने का आपका तरीका नहीं हो सकता है। इसके अलावा अल्पसंख्यक हैं, उनमें असंतोष और विरोध है, क्योंकि एक बात और है यहाँ पर कि आप कोई भी कानून को लागू करना चाहो तो सभी समुदायों के सहमति से ही चीज़ें होनी चाहिए, उनसे विचार विमर्श करके होनी चाहिए। कानून के भय के दंड से चीज़ें लागू नहीं होगी, क्योंकि वो परमानेंट नहीं होगी। दिल से चीज़ होगी तब वो चीज़ें होंगी। इसलिए मुगल काल के लिए या उससे पहले के काल के लिए कहा जाता है, अलाउद्दीन खिलजी के लिए कहा जाता है कि उन्होंने भारत में डंडे के दम पे शासन किया। वहीं अकबर के लिए कहा जाता है कि इन्होंने दिल से शासन किया। तो दिल से शासन करना ज़्यादा बेहतर होता है दोस्तों, डंडे के दम पे ज़्यादा दिन शासन नहीं कर पाओगे। तो इनमें असंतोष और विरोध है, तो उसके भी जो आपको है ना, पहले इनको भी संतुष्ट करना चाहिए। भारत की विविधता को एक कानून में फिट करना बहुत मुश्किल काम है, ये बहुत ही टेढ़ा काम है। इसके अलावा लिव इन रजिस्ट्रेशन है, ये प्राइवेसी और निगरानी का खतरा बना रहता है। यदि लिव इन का रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा तो फिर युवा जोड़ों की प्राइवेसी का क्या होगा, तो ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है। इसके अलावा दोस्तों, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय भी हैं जो समय समय पर इन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला है कि जो यूसीसी है लागू करना चाहिए, लेकिन हम सरकार को आदेश नहीं दे सकते, वो सरकार तय करे कब लागू करना है। दोस्तों इसकी बात करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय कौन कौन से हैं? शाहबानो केस था 1985 का था, जिसमें तलाकशुदा मुस्लिम महिला को गुजारा भत्ता प्राप्त करने का अधिकार दिया था सुप्रीम कोर्ट ने। यूसीसी की पहली बड़ी मांग थी उस टाइम। हालांकि उस टाइम की राजीव गांधी सरकार थी, उन्होंने शाहबानो केस को पलटने के लिए दूसरा कानून लेके आए, तो मुस्लिम महिला गुजारा भत्ता तलाक से संरक्षण अधिनियम लेके आ गई थी, जिसका बहुत सारा विरोध भी हुआ। बीजेपी उस कानून पे सवार होकर पूरी राष्ट्रीय राजनीति में 2 सीटों से आज पूरी मतलब 303 तक पहुंच गई है। तो ये पूरा भी मुद्दा भी हम कभी पढ़ेंगे। इसके अलावा सरला मुदगल केस था 1995 का, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से यूसीसी लाने का आग्रह किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हालांकि 80% 90% मामलों में समान कानून है भारत में, उसके बावजूद भी यूसीसी हमें लाना चाहिए। सरला मुदगल केस क्या था? इनका पति था वो धर्म बदल के, मतलब इन्होंने इस्लाम ग्रहण किया, बोले अब तो मैं दूसरी शादी कर सकता हूँ। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि व्यक्ति धर्म बदल के दूसरी शादी नहीं कर सकता, एक ही विवाह कर सकता है, ये सब चीज़ें। इसके साहिराबाना केस था 2017 का था, जो कि 3 तलाक ट्रिपल तलाक के असंवैधानिक घोषित किया था सुप्रीम कोर्ट ने। 5-3 से बहुमत दिया। ये 8 जजेस की बेंच थी और इन्होंने 5-3 से बहुमत दिया, जिसमें 3 तलाक को क्या कर दिया गया था? असंवैधानिक घोषित कर दिया। दोस्तों जो 3 तलाक है, इसमें एक है तलाक बिदत, तलाक हसन और तलाक एहसन। तो इसमें जो तलाक बिदत है, ये सबसे खराब रूप था। इसमें कोई भी व्यक्ति अपनी पत्नी को तलाक कह देता है तो तलाक हो जाता है। तो इसमें महिला का पक्ष बिल्कुल भी नहीं सुना जा रहा, एक पक्षीय कार्रवाई थी, तो इसका भी इन्होंने विरोध किया था। इसके अलावा जॉन वेलेमेटन केस था 2003 का केस है। ये ईसाई उत्तराधिकार कानून की धारा 118 को क्या करता है? असंवैधानिक घोषित करता है, जो कि महिला अधिकारों का उल्लंघन करती है, और यहाँ भी यूसीसी की जरूरत बताई गई थी। अब परीक्षा के लिए आप याद करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बार बार यूसीसी की सिफारिश की है, लेकिन ये भी कहा है कि यूसीसी लागू करना सरकार और संसद का काम है। ये सुप्रीम कोर्ट आदेश नहीं देगा, ये आपका काम है कानून बनाना, आप कब करोगे, ये सब चीज़ें। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है न्यायपालिका काम नहीं, आर्टिकल 44 है, डीपीएसपी है, जस्टिबल नहीं है, क्योंकि आप इसको कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते, राज्य लागू करेगा तब लागू करेगा। इसके अलावा हम बात करते हैं वर्तमान में यूसीसी की क्या स्थिति है। दोस्तों गोवा भारत का पहला राज्य था जिसने समान नागरिक संहिता लागू कर दिया था। गोवा भारत का पहला राज्य था जिसने समान नागरिक संहिता लागू कर दी थी, जो कि बहुत पुराने 1987-89 से लागू है। उसके बाद में उत्तराखंड ने भी लागू कर दिया है और गुजरात से बिल पास हो गया है। हालांकि असम है, एमपी है, यूपी है, राजस्थान है, इन राज्यों में यूसीसी बिल लाने के लिए चर्चाएं चल रही है, क्योंकि यहाँ पर बीजेपी शासित प्रदेश हैं, तो यहाँ पर चर्चा, क्योंकि बीजेपी की जो भारत के केंद्रीय गृह मंत्री हैं अमित शाह, वो पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि विभिन्न राज्यों में यूसीसी बिल लाया जाएगा। राष्ट्रीय स्तर पे अभी कोई विवाद ऐसा है नहीं, या केंद्र सरकार अभी ऐसी कोई बात नहीं कर रही है कि हम यूसीसी बिल नेशनल लेवल पे लेके आएंगे। हाँ, आज़ादी से पहले पुर्तगीज कॉमन सिविल कोड
लागू था, जो देश में एकमात्र राज्य जहाँ यूसीसी था ये जो गोवा वाला था। और उत्तराखंड ने फरवरी 2024 में पास किया, जनवरी 2025 से लागू हो गया और 26 में इसमें संशोधन हुए। लेकिन ये पहला भारतीय राज्य है, पहला भारतीय राज्य है, क्योंकि गोवा में तो कब से है, ये तो पुर्तगीज कॉमन कोड बहुत पहले से लागू है। इसके अलावा गुजरात ने मार्च 2026 को पास कर दिया है, ये बाद में लागू हो जाएगा। और ये जो विशेष वो मैंने आपको बताई दी है, तो ये सारी चीज़ें है। अब इसमें आप याद कैसे कर सकते हो, याद करने की इसमें आपको ट्रिक भी बताई गई है। तो आपको निमोनिक यदि आप याद करो, यूसीसी याद करने आप अच्छी सी स्माइल कर सकते हो। क्या कर सकते हो, अच्छी सी स्माइल कर सकते हो। स्माइल के साथ याद करोगे, एस से शादी, मैरिज रजिस्ट्रेशन इसमें कंपलसरी होगा। और इसमें मिनिमम एज, एम से मिनिमम एज बताई गई है। इनहेरिटेंस इक्वल की बात की गई है। और एल से क्या किया गया, इसमें लिव इन रजिस्ट्रेशन की बात की गई है। और एंड ऑफ टू पॉलीगेमी की बात कही गई। तो सीधी सी बात पड़ी, आप स्माइल करो और आपको क्या याद हो जाएगा, यूसीसी याद हो जाएगा। इसमें क्या, मैरिज का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है, मिनिमम एज जरूरी है और इक्वलिटी जरूरी है। इसके अलावा लिव इन का रजिस्ट्रेशन जरूरी है और एंड ऑफ पॉलीगेमी, ये इसको याद कर सकते हो। इसके अलावा यूसीसी लागू करने वाले राज्य, तो इसको भी आप, भारत में 3 राज्य हैं जो यूसीसी लागू कर चुके हैं, तो इसमें आप याद कर सकते हो, GUG से याद कर सकते हो, गोवा, उत्तराखंड, गुजरात। तो ये सब चीज़ें हैं। इसके अलावा संबंधित आर्टिकल हैं, आर्टिकल 44 है जो कि डीपीएसपी है, यूसीसी का आधार है। आर्टिकल 14-15 है जो कि समानता के अधिकार की बात करता है और यूसीसी को मजबूत करता है। आर्टिकल 25 है जो कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। यूसीसी से टकराव के इस पे बातचीत चलती है कि इससे लागू होने से इसका टकराव होगा। अब ये संभावित प्रश्न के हैं, इन पर चर्चा कर लेते हैं। तो जो यूसीसी है, आपसे पूछा जाए यूसीसी किस अनुच्छेद से संबंधित है, तो ये आर्टिकल 44 से संबंधित है जो कि डीपीएसपी का एक अनुच्छेद है और ये भारत के संविधान का जो भाग 4 है उससे संबंधित है। भारत में यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा था, तो उत्तराखंड था, जो कि जनवरी 2025 से, जो पहला भारतीय राज्य है। हालांकि गोवा में तो बहुत पहले से लागू है। गुजरात यूसीसी बिल कब पास हुआ, 24 मार्च 2026 को पास हुआ, जो कि ध्वनि मत से पास हो गया। दोस्तों कैसे हो गया, ध्वनि मत से पास हो गया था। इसके अलावा किस राज्य में यूसीसी आज़ादी से पहले लागू हुआ, ये गोवा में था, पुर्तगीज कॉमन सिविल कोड था। साइरोवानो केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्णय दिया, 3 तलाक असंवैधानिकता का निर्णय दे दिया था। दोस्तों इसके अलावा आप हमारा जो चैनल है जीके विद राजेंद्र सर, इसको आप सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे ही मैं आपके लिए बहुत जो यूजफुल टॉपिक है वो लेके आता रहूँगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।